नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज शांत कुबा एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया और इस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन का लाभ दिया गया। ये 10% की रिजर्वेशन इन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, एंड साथ ही में गवर्नमेंट जॉब्स में 10% की रिजर्वेशन का लाभ दिया गया। लेकिन जब से ये कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है, तभी से इस कैटेगरी पर कई सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है, जिस पे अभी फैसला आना बाकी है। बहरहाल, इस पर कई सारे ऐसे सवाल थे, कई सारे ऐसे डाउट्स थे जिन्हें क्लैरिफाई किया जाना जरूरी था। और हाल ही में डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की। कुछ एफएक्यूज की क्लैरिफिकेशन आज हम वही देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, तभी हम उन एफएक्यूज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर एक व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 10% रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है तो वो किस किस कंडीशन में ले सकता है, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि all those persons who are not covered under the category of SC, ST or OBC and their annual gross family income is less than 8 lakh rupees are eligible for EWS category. So यहाँ पर मैंने लिखा भी है, कहता जी persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs and their annual family income, gross family income is less than 8 lakh rupees are eligible for EWS category benefit. So basically आप SC कैटेगरी से नहीं हो, ST कैटेगरी से नहीं हो, OBC कैटेगरी से नहीं हो और आपकी एनुअल ग्रॉस फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो आप EWS कैटेगरी का फायदा उठा सकते हो। इसी में ही बताया गया है कि एनुअल ग्रॉस फैमिली इनकम में कहां से इनकम आ रही है, कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, उस पर भी स्पष्टीकरण दिया गया था। इसमें बताया गया था कि फैमिली की सारे सोर्सेज से आने वाली इनकम को ग्रॉस फैमिली इनकम में काउंट किया जाएगा। आज की जो क्लैरिफिकेशन आई है उसमें यह तक स्पष्ट कर दिया गया कि ग्रॉस फैमिली इनकम कौन सी होगी, जो टैक्स कटने से पहले की होगी, टैक्स कटने के बाद की नहीं होगी। बेसिकली ऐसी सारी इनकम जो कि किसी भी सोर्स से आ रही हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, सैलरी, बिजनेस या फिर प्रोफेशन आदि से आ रही हो, एक फाइनेंशियल ईयर में आनी चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आनी चाहिए। वो सारी की सारी फैमिली इनकम मानी जाएगी। वो सारी 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक दूसरा क्राइटेरिया भी रखा गया और वो दूसरा क्राइटेरिया इनकम से जुड़ा हुआ नहीं था, वो असेट्स यानी कि आपके संपत्ति से जुड़ा हुआ क्राइटेरिया था। इसमें कहा गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली इनकम, अगर आपके परिवार के पास इनमें से कोई भी असेट है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते। कौन सा असेट है, चलिए देख लेते हैं। कहता है जी, irrespective of the family income, a person whose family owns or possesses any of the following assets will not be identified as EWS. कौन सी इसमें असेट है? अगर आपके परिवार के पास 5 एकड़ लैंड या उससे ज्यादा की जमीन है तो आप EWS कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। अगर रेजिडेंशियल एरिया है दैट इज ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, तो भी आप EWS कैटेगरी से बाहर हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 यार्ड्स या उससे अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, तो भी EWS कैटेगरी से बाहर है। यानी कि नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में 100 स्क्वायर यार्ड्स का अगर प्लॉट है, अब इसी में अगर 90 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है तो आप इसके अंदर रहेंगे, यानी कि आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ ही क्या कहा गया, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन एनी अदर एरिया अदर देन नॉट नोटिफाइड इन दी म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि रूरल एरियाज में अगर 200 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा का आपका मकान है तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। अब इसी क्राइटेरिया के ऊपर आज कई सारी क्लैरिफिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ इसमें एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, वो ये कहता है कि दी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस एंड और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज वुड बी क्लब्ड फॉर अप्लाइंग द लैंड क्राइटेरिया। बेसिकली इसमें यह भी हो सकता है कि एक परिवार के पास
1 एकड़ जमीन हरियाणा में हो, 2 एकड़ जमीन पंजाब में हो, 3 एकड़ जमीन जो है कहीं राजस्थान में हो, तो सारी जो जमीन होगी, सारी जो प्रॉपर्टी है उसे क्लब करके फिर यह तय किया जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, या आपके टोटल एसेट्स कितने हैं। साथ ही में इसमें यह भी बताया गया कि फैमिली में कौन कौन आ जाएगा, क्या मेरे पेरेंट्स फैमिली में आएंगे या फिर मेरे ब्रदर एंड सिस्टर फैमिली में आएंगे, कौन कौन आएगा वो भी यहां पे बताया गया। द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक द बेनिफिट फॉर द रिजर्वेशन, यानी कि ऐसा मैं अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट सीक कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले इसमें आऊंगा। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स यानी कि जो मेरे भाई बहन 18 साल से कम आयु के हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, एज ऑल्सो हिज और हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। साथ ही में माई वाइफ, अगर एक औरत हैं तो उनके हस्बैंड या फिर उनके जो बच्चे हैं अगर वो 18 साल से कम के हैं वो भी फैमिली में गिने जाएंगे। आज की जो क्लैरिफिकेशन आई है उसमें ये क्लियर किया गया है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। सो उनकी जो संपत्ति है अगर वो अनडिवाइडेड है और कल को हो सकता है कि वो मेरे फादर को मिल जाए, वो हो सकता है कि मेरे फादर को मिले, लेकिन उसे मेरी ईडब्ल्यूएस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। वो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो इसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई, जो अभी एक बहुत ही बड़ा इशू बन सकता है या एक आप कह सकते हैं कि बड़ी क्लैरिफिकेशन बन सकती है, वो ये कि पीपल बिलोंगिंग टू ओबीसी कम्युनिटीज इन स्टेट लिस्ट। सो आपको मैं यहां पर अभी इस पे भी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि देखिए 2 तरह की लिस्ट्स होती हैं। ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए 2 तरह की लिस्ट बनती है। उसमें एक लिस्ट जो होती है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा मेंटेन की जाती है और दूसरी जो लिस्ट होती है वो इंडिविजुअल स्टेट्स के द्वारा मेंटेन की जाती है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट होगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट होगी, उसमें जो जो क्लासेस आई हुई हैं वही सेम स्टेट में आएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसी कास्ट या क्लास स्टेट की ओबीसी लिस्ट में हो, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में उसका नाम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सो वही क्लैरिफिकेशन दी गई कि अगर कोई ऐसा पीपल है, ऐसा पर्सन है जो कि सेंट्रल लिस्ट की ओबीसी में नहीं आता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में लिस्ट में नहीं फॉल करता है, बट किसी स्टेट लिस्ट की ओबीसी क्लास में फॉल करता है, ऐसे व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट मिल सकता है। कब? जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है। वही यहां पर मैंने आपको बताया है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओबीसी जो हैं वो 2 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल और स्टेट, वो मैंने आपको यहां पर बता ही दिया। साथ ही में मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि नेशनल कमीशन, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑलरेडी बना दिया जा चुका है। वो आप सब जानते हैं कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 का जो आया था उसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिल चुका है, राइट। सो वो हमें पता होना चाहिए। चलिए नाउ दूसरा सवाल उठा कि ओबीसी की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई अगर अनफिल्ड वैकेंसी है तो उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि इस साल गवर्नमेंट ने 100 पोस्ट को फिल करना था। ओके, सो लेट्स से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफिस में 100 पोस्ट को फिल करना था। उन 100 पोस्ट में से लेट्स एज्यूम कि 50% जो है वो क्या हो गया, 50% तो हो गया एससी, एसटी एंड ओबीसी की रिजर्वेशन, 10% जो है वो हो गया ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन, एंड लेट्स एज्यूम कि 40% जो है वो क्या हो गया, जनरल कैटेगरी की रिजर्वेशन हो गया। अब ऐसे में हम मान के चलते हैं कि 40% जनरल कैटेगरी की सीट्स भी भरी गई, 50% जो एससी, एसटी एंड ओबीसी की सीट्स थी वो भी फिल हो गई, लेकिन ये जो 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स थी ये फिल नहीं हो पाती हैं। तो क्या ये अनफिल्ड सीट्स को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या फिर इन्हें उसी साल जनरल कैटेगरी से भर दिया जाएगा? इस पे भी क्लैरिफिकेशन दिया गया। सो इसमें लिखा है दैट अनफिल्ड ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज फॉर अ पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ईयर कैन नॉट बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर। सो अगले साल में इन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, उसी साल अनफिल्ड वैकेंसीज को फिलअप कर दिया जाएगा बाय द जनरल कैटेगरी। वहां पर ये लाइन जो लिखी गई है एज इट इज मैं आपको पढ़ा देता हूं। कहता है जी, देयर आफ्टर द अनफिल्ड वैकेंसीज मे बी फिल्ड अप ट्रीटिंग देम एज
reserved provided it does not result in excess representation in the general category beyond the number added on the account of non availability of the EWS candidate. So basically इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें फिर मौका मिलेगा इन सीट्स को, बची हुई सीट्स को फिल करने का, बट उतनी ही सीट्स फिल की जाएंगी जितनी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अनफिल्ड सीट्स हैं, उससे ज्यादा सीट्स को फिल नहीं किया जा सकता. दैट्स इट. नाउ दूसरा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी टू बी वन ऑफ द क्राइटेरियाज फॉर ईडब्ल्यूएस डिटर्मिनेशन. अभी आपने यहां पर जो देखा वो आपने देखा होगा कि रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट. सो यहां पर कहीं पर भी कमर्शियल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया. तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 से ज्यादा, या यूं कहें कि लेट्स अज्यूम कि 900 स्क्वायर फीट उसके पास रेजिडेंशियल एरिया है, बट एट द सेम टाइम 5000 स्क्वायर फीट उसके पास कमर्शियल एरिया है, तो क्या वो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट ले पाएगा या नहीं? ये इसके ऊपर बहुत सारी कंफ्यूजन रही है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी आप देखेंगे कि कमर्शियल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, या तो एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल हो रहा है या फिर तीनों में रेजिडेंशियल 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 का इस्तेमाल हुआ. सो व्हाट अबाउट द कमर्शियल प्रॉपर्टी? तो उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन देते हुए यह कहा गया कि भाई देखिए, अगर हम यहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर दें तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा, रेजिडेंशियल के साथ ही कमर्शियल को भी काउंट किया जाएगा. सो इट इज क्लियर्ड, इट इज क्लैरिफाइड दैट कि excluded commercial property among the criteria for exclusion of from EWS category, which it is now said would result in injustice. Adding the definition of residential flat or plot in the OM also includes the commercial property. So basically ये clarify कर दिया गया कि commercial property भी आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में ही गिनी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. नाउ फिर अगला यहां पर इन्होंने कहा गया कि कई बार हमें देखने को मिलता है, एक एग्जांपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा. इसमें कहा गया कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी 90 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी म्युनिसिपैलिटी में आ जाती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और 90 स्क्वायर यार्ड ही कहां आ जाती है, 90 स्क्वायर यार्ड जो है वो म्युनिसिपैलिटी एरिया में आ जाती है, और 90 स्क्वायर यार्ड ही कहां जाती है, वो रूरल एरिया में आ जाती है. तो उस व्यक्ति का क्या होगा? अभी हमने यहां पर देखा था, मैं आपको दोबारा वो पॉइंट दिखाना चाहूंगा. इसमें कहा गया कि अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड है म्युनिसिपैलिटी एरिया में, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर हो जाओगे. लेकिन मान लो कि आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस तरह से, मान लो ये प्रॉपर्टी है और बीच में से लाइन जा रही है म्युनिसिपैलिटी की डिवाइड करती हुई, यानी कि आपका घर है, उसमें 90 स्क्वायर यार्ड जो आपका एरिया है घर का, वो म्युनिसिपैलिटी में आ गया. 90 स्क्वायर यार्ड ही कहां आ गया? वो आ गया आपका रूरल एरिया में, नॉन म्युनिसिपैलिटी में आ गया. तो आपका टोटल एरिया कितना हो गया? 180 स्क्वायर यार्ड हो गया. तो क्या ये आपको ईडब्ल्यूएस से बाहर कर देगा, या फिर इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया कि भाई इस 90 को डिफरेंटली हम चेक करेंगे और इस 90 स्क्वायर यार्ड को हम डिफरेंटली चेक करेंगे. हम इसे रूरल और अर्बन के हिसाब से चेक करेंगे. हालांकि कंबाइंड ये 180 स्क्वायर यार्ड बना रहा है, हम उसमें नहीं जाएंगे. हम ये देखेंगे कि रूरल में कितना आ रहा है, 90 आ रहा है. 100 से क्या हो गया? कम हो गया, अलाउड है. इधर से हम अर्बन के रूरल में देखेंगे कितना आ रहा है, 90. 200 स्क्वायर यार्ड से कितना हो गया? कम हो गया. सो अदरवाइज यहां पर भी क्या हो गया? अलाउ कर दिया. सो बेसिकली यहां पर ये कहा गया कि भाई रूरल और अर्बन में अगर कोई बीच में प्लॉट आ रहा है, दोनों ही एरियाज में फॉल कर रहा है, उसमें हम देखेंगे कि रूरल में कितना आ रहा है, क्या वो रूरल में दी गई लिमिट से ज्यादा है या कम है, एंड अर्बन में कितना आ रहा है, क्या वो अर्बन में दी गई लिमिट से ज्यादा है या कम है. उसके बेसिस पर हम ये तय करेंगे कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं. फिर इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंडफादर. तो जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो फैमिली का हिस्सा नहीं गिने गए हैं. सो ऐसे में जो ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो आपके लिए यहां पर काउंट नहीं होगी, वो आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगी. फिर आता है जी मंथली पेंशन. तो यहां पर यह भी क्लैरिफाई किया गया कि जो मंथली पेंशन है वो भी क्या होगा, वो भी आपकी फैमिली इनकम में काउंट किया जाएगा और उससे भी ग्रॉस फैमिली इनकम का हिस्सा माना जाएगा.
So specified that families earning from monthly pension payouts and all other sources like salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year shall be included in the monthly family income. So ये यहाँ पर कहा गया। साथ ही में कहा गया कि इट एडेड दैट इन ऑल केसेस ओनली ग्रॉस इनकम और अर्निंग्स विल बी काउंटेड। सो इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई आपने कहा कि जी वैसे तो हमारी इनकम बन रही है 9 लाख रुपए, लेकिन टैक्स कटने के बाद वो मुझे 7.5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए मिल रहा है, तो क्या मैं 7 लाख को गिनूंगा या फिर 9 लाख रुपए को गिनूंगा? तो यहां पर इन्होंने कहा कि जी हम ग्रॉस फैमिली इनकम को चेक करेंगे, ना कि टैक्स के बाद की इनकम को हम चेक करने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस थी जो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस की। आई होप कि आपको ये क्लैरिफिकेशंस समझ आई होंगी, इनमें से सवाल भी बन सकता है, और वैसे भी हम सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते होंगे। सो हो सकता है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन अभी तक आप नहीं ले रहे थे, तो आपको ये वीडियो उसमें भी फायदा देगी। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।